एंटी कोआगुलेंट ड्रग्स हमारे पास किस किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना कि कोई भी ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से बॉडी में क्लॉट बन चुका है। तो ये कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन हमारे पास सबसे पहली कंडीशन है कि जो कि क्लॉट बना देगी। होता कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे पास हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो कि आगे ब्लड को पंप करता है। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, और फिर आगे आपके पास ब्लड जा रहा होता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में हमारे पास क्या होता है कि जो हार्ट रेट होता है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हार्ट रेट तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन आपके पास ये जो इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। मतलब कि आपके पास फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी कि मतलब हार्ट जो होगा वो बहुत ज्यादा दफा बीट करेगा, लेकिन वो आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो उसने आगे ब्लड को फेंकना होता है ना वो प्रॉपर नहीं फेंक पाएगा। तो ब्लड जो होगा वो आपके पास वेंट्रिकल में रह जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि आपके पास ड्यू टू इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ने की वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होती है ना वो आपके पास इतनी ज्यादा एफिकेसी से नहीं परफॉर्म होती, तो जिसकी वजह से जो ब्लड होता है ना वो आपके पास वेंट्रिकल्स में ही रह जाता है। अगर वो परसिस्टेंट वेंट्रिकल्स में रह जाएगा तो ये आपके पास क्लॉट बना सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन हमने पढ़ ली। उसके बाद हमारे पास क्लॉट किस कंडीशन में बन सकता है। एमआई, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हमारे पास, स्टेबल अंजाइना, और अनस्टेबल आपके पास के स्टेमी नॉन्स एनस्टेमी स्टेमी, ये कंडीशन होती है। तो एमआई भी आपके पास क्लॉट बना देगा। ये भी कंडीशन होती है कि आपके पास कॉर्नरी आर्टरी में प्लग आगे जो होता है वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी ऐसी कंडीशन है जी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कि आपके पास जो डीप वेन्स हैं उनमें क्लॉट हो जाएगा, थ्रोम्बस बन जाएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसमें भी आपके पास क्लॉट बन सकता है। और नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रोक, स्ट्रोक में कहाँ होगा कि आपके पास ब्रेन की सर्कुलेशन में क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो पेरिफेरल वेन्स हैं, पेरिफेरल आर्टरीज आपके पास, उनमें भी क्या होगा कि क्लॉट हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन है जिनमें आपके पास कोagulability हो जाती है कि क्लॉट बन जाता है। इन सब डिजीजेज में हम क्या यूज करते हैं, हम एंटी कोagulant ड्रग्स जो हैं वो यूज करते हैं। अब हमने जो मेन चीज पढ़ी थी वो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास किस तरह से क्लॉट बनता है। क्लॉट मतलब कि आपके पास थ्रोम्बस किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपके पास अगर ब्लड वेसल है, ठीक है जी, ये कॉमन बात हमने एक की थी नॉर्मली कि आपके पास इस तरह से एंडोथेलियल सेल हैं। तो सबसे पहले अगर एंडोथीलियल डैमेज होगा ना, यहाँ पे हमने क्या किया कि एंडोथीलियल सेल डैमेज हो गए। अगर एंडोथीलियल सेल डैमेज हुए हैं तो इसके नतीजे में आपके पास टू पाथवेज एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, एक आपके पास एंडोथीलियल डैमेज होने की वजह से प्लेटलेट एक्टिवेशन होगी, प्लेटलेट एक्टिवेशन। और दूसरी कंडीशन आपके पास, दूसरा पाथवे क्या होगा कि जिसमें आपके पास फाइब्रिन एक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये दोनों आपके पास जो पाथवे आगे चलते हैं तो ये इन दोनों के नतीजे में आपके पास होता क्या है कि यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फाइब्रिन बनने में आपके पास दोनों फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, जो कि एंड पे फाइब्रिन बना देता है। प्लेटलेट एक्टिवेशन आपके पास वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होता है, उसके अलावा आपके पास प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, वो सारी बातें हम कर चुके हैं। अब ये जो थ्रोम्बस बना है ना, तो इस थ्रोम्बस को रोकने के लिए हमारे पास किस तरह से जो ड्रग हैं वो एक्ट करती हैं। तो आपके पास अगर हम फाइब्रिन, इस पाथवे को रोकेंगे, आपके पास ये जो फाइब्रिन बना है ना, फाइब्रिन को अगर रोकेंगे तो इसको रोकने के लिए हमारे पास जो ड्रग हैं, आपके पास इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर को आपके पास जो इनहिबिट करती हैं वो आपके पास ड्रग्स हैं। इधर मैं लिख देता हूं, आपके पास हेपरिन, हेपरिन है। ठीक है जी, लो मोलिक्यूलर वेट हेपरिन। ठीक है, ये जो होती है आपके पास अनफ्रैक्शनड होती है, मतलब कि आपके पास हाई मोलिकुलर वेट हेपरिन होती है ये। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास होगी डायरेक्ट, डायरेक्ट थ्रोम्बन इनहिबिटर, थ्रोम्बिन, या आपके पास फैक्टर टू, ये जो थ्रोम्बिन होता है ना ये फैक्टर टू होता है। या आपके पास होगी डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वो ड्रग हैं जो इस पाथवे को इनहिबिट करेंगी। यहां तक बात होगी, नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा जी, अब हमारे पास दूसरा कौन सा पाथवे, दूसरा ऐसा पाथवे है कि हमने जो थ्रोम्बस है इसको नहीं बनने देना, तो हम क्या करेंगे कि प्लेटलेट की एक्टिवेशन को रोकेंगे। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि प्लेटलेट की एक्टिवेशन को रोकती हैं? तो इसमें हमारे पास सबसे पहले होगी एस्पिरिन। एस्पिरिन, उसके अलावा हमारे पास होती हैं एडीपी रिसेप्टर ब्लॉकर, ये ड्रग्स होती हैं। उसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A एंटागोनिस्ट, जो इनको इस रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगी। और फर्दर आपके पास होती है फॉस्फोडाइईस्ट्रेज इनहिबिटर, डाइईस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो यहां तक हमारे पास बात होगी। या तो हमने इस पाथवे को बंद किया तो ये हमारे पास ड्रग्स हैं। अगर हम इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक फैक्टर को इनहिबिट कर रहे हैं तो हमारे पास ड्रग्स ये हैं। अब एक और हमारे पास पाथवे है कि जिसके नतीजे में हम जो थ्रोम्बस बनाए ना इसको इनहिबिट कर सकते हैं, या इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है कि प्लाज्मिन जो होता है ना, प्लाज्मिन, ठीक है, वो कहां से बनता है? प्लाज्मिनोजेन जो होता है ना वो प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है। तो प्लाज्मिन अगर आएगा तो ये भी आपके पास थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होती हैं जो ड्रग होती हैं, वो आपके पास टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटेड टीपीए, यूरोकाइनेस, यूरोकाइनेस एंड फर्दर स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो ये सारी ड्रग हैं जो कि आपके पास क्या करेंगी? थ्रोम्बस की ब्रेक डाउन करेंगी। ठीक हो गया? तीन कैटेगरीज हैं, तो तीनों कैटेगरीज को हम अलहदा अलहदा से डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? सबसे पहले हम बात कर लेंगे ये जो आपके पास ड्रग हैं जो कि फाइब्रिन को इनहिबिट कर रही हैं। हेपरिन से हम स्टार्ट करते हैं। तो हेपरिन हमारे पास जो ड्रग है, हेपरिन, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले यहां पे मैं एक पाथवे लिखूंगा, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे कि हमारे पास पहले होता है एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर हमारे पास किस तरह से एक्टिवेट होता है कि जो 12 फैक्टर होता है वो कन्वर्ट होता है 12A में, और फर्दर जो 12A है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है 11A में। और 11A आपके पास किसको? फैक्टर 9 को एक्टिवेट कर देता है 9A में। ठीक है, और फिर 9A जो होता है वो आपके पास नेक्स्ट जो फैक्टर 10 है ना उसको एक्टिवेट करवा देता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट आ गया। इसी तरह से इसको हमने कहा कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो आपके पास डिपेंड कर रहा होता है 7 कन्वर्ट इनटू 7A, और ये 7A जो होता है वो डायरेक्टली आपके पास फैक्टर 10 को एक्टिवेट करवा देता है। अब यहाँ पे हमने जो बातें और पढ़ी थी कि ये तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर है, यहां से आपके पास फर्दर आगे ये कॉमन पाथवे शुरू हो गया, ये दोनों में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो फैक्टर 10 के बाद हमारे पास क्या होता है कि नेक्स्ट फैक्टर 2 जो होता है वो आपके पास कन्वर्ट होता है 2A में, और 2 को हम कहते हैं हमारे पास ये है प्रोथ्रोम्बिन। इसका नाम याद रखना है हमने। नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि डायरेक्ट आपके पास थ्रोम्बन इनहिबिटेड ड्रग होंगी जो कि डायरेक्ट इसको इनहिबिट करेंगी। ठीक है जी, और फर्दर यही आपके पास जो 2A है वो आगे फैक्टर 1 को कन्वर्ट कर देता है फैक्टर 1 में, और फैक्टर 1 आपके पास क्या है? फाइब्रिन, फाइब्रिन। ठीक है, और फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव था और एक्टिव होके फाइब्रिन बन गया। अब हमने जो बात की है हेपरिन की, हेपरिन हमारे पास दो कंडीशंस में होती है। एक आपके पास होती है अनफ्रैक्शन मतलब कि हाई मोलिकुलर वेट, और एक होती है लो मोलिकुलर वेट। ठीक है, अब जो हमारे पास हाई मोलिकुलर वेट हेपरिन है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है कि वो आपके पास एक और प्रोटीन होती है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, एंटी थ्रोम्बिन 3, एंटी थ्रोम्बिन 3। ठीक है, ये आपके पास प्रोटीन होती है जिसका काम क्या होता है कि वो फैक्टर 2 को और फैक्टर 10 को, इन दोनों को इनहिबिट करवाती है, फैक्टर 2 और फैक्टर 10 को इनहिबिट करवाती है। तो हेपरिन जब आएगी तो हेपरिन आपके पास इनडायरेक्ट एक्ट करती है। हेपरिन खुद आके कुछ नहीं करती बल्कि इसको इनहांस कर देती है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हेपरिन। तो आपके पास जो हेपरिन है जो अनफ्रैक्शनड है मतलब कि हाई मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, वो एंटी थ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करेगी, और एंटी थ्रोम्बिन 3 आगे नेक्स्ट आपके पास क्या करती है कि फैक्टर 2 को और फैक्टर 10A को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, ये दोनों के दोनों फैक्टर जो हैं वो आपके पास इन्वॉल्व होते हैं कोagulation पाथवे में। तो आगे आपके पास फाइब्रिन नहीं बनेगी। अगर फाइब्रिन नहीं होगा तो यहाँ पे जो फाइब्रिन मैशवर्क है मतलब कि जो थ्रोम्बिस बनना था एंड पे, वो नहीं बनेगा क्योंकि रास्ते में उसको ब्लॉक कर दिया गया है। एक और बात हमने की थी कि आपके पास ये जो फैक्टर 2 है, ठीक है, फैक्टर 2 आपके पास फर्दर जब ये एक्टिवेट होता है तो इसके साथ साथ ये फर्दर फैक्टर 9 को भी एक्टिवेट करता है, और फैक्टर आपके पास 5 को एक्टिवेट करता है, यहाँ पे 5 भी इन्वॉल्व होता है। तो ये सारी बातें हमने की थी। मतलब अगर थ्रोम्बिन को ही इनएक्टिवेट कर दिया
तो आपके पास पूरे का पूरा इंट्रिंसिक फैक्टर जो होगा ना, ये सारे के सारा आपके पास इंट्रिंसिक फैक्टर वाला जो पाथवे है ये सारे का सारा इन्वॉल्व होगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर आपके पास डिपेंड कर रहा होता है पीटीटी पे। तो आपके पास हेपरिन अगर कोई बंदा लेगा तो उस बंदे में पीटीपी जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो होगा वो इंक्रीज होगा, मतलब कि 30 सेकंड से बढ़ जाएगा। नॉर्मली आपके पास 30 सेकंड होता है, अगर कोई बंदा हेपरिन ले रहा है तो क्लॉट फॉर्मेशन 30 सेकंड में नहीं होगी, बल्कि टाइम जो होगा वो एक्सीड कर देगा। ठीक है, तो अब हम हेपरिन को कह सकते हैं कि ये आपके पास किस तरह का इसका पाथवे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो आपके पास इनडायरेक्ट पाथवे को फॉलो करती है। इनडायरेक्ट कि पहले एंटी थ्रोम्बन 3 को जाके एक्टिवेट करेगी। ठीक है, कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना जो खुद नहीं लड़ते बल्कि आगे किसी को कहते हैं कि भाई फलां बंदे ने ये बात की थी तो वो तुम्हारे बारे में ये कह रहा था। तो यही काम है हेपरिन का कि ये एंटी थ्रोम्बन 3 को कहती है कि भाई फैक्टर 2 ने ना आपका नुकसान किया था। तो मतलब समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां तक बात होगी। इसको थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। हमारे पास ये जो हेपरिन होती है ना, ये हम कब कब यूज करते हैं और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना इसका, इसको हम आईवी और सबक्यूटेनियसली यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको इसलिए यूज करते हैं तो इसी के साथ इसका हमारे पास यूजेस भी कंफर्म हो जाएंगे कि यूजेस इसके कब कब होंगे। हम इसको एक्यूट कंडीशन में देंगे। एक्यूट, अगर किसी बंदे को कोई भी एक्यूट कंडीशन है कि आपके पास क्या हो चुका है कि एमआई हो चुका है, उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, मतलब अभी आपके पास रिवर्सिबल स्टेट में है, उसको हार्ट अटैक की कंडीशन या कुछ भी ऐसा आपको ईसीजी पे आपको कंफर्म हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में देंगे। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, ये भी एक्यूट कंडीशन होती है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, मतलब कि आपने इसको क्या करना है, इसको एक्यूट केसेस में हम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्विक कॉन्सेप्ट होता है कि जल्दी जैसे ही आप इसको इन्फ्यूज करेंगे, आईवी इंजेक्शन दिया तो फौरी तौर पे क्विक रिस्पॉन्स इसका आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां तक हमारे पास बात होगी, हमें कंफर्म पता चल गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है और आपके पास ये कब कब यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी, डीप हो गए। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे पास कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। इसके एडवर्स इफेक्ट पे जाने से पहले ना एक और मैं बात बताता हूँ आपके पास, ये तो आपके पास अनफ्रैक्शनड है ना, जो आपके पास दूसरे नंबर पे लो मोलिक्यूलर वेट हेपरिन होती है। लो मोलिक्यूलर वेट हेपरिन जो है वो आपके पास उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो डायरेक्टली आपके पास कोई काम नहीं करेगी। ठीक है, डायरेक्ट काम उसका भी नहीं है, वो भी इनडायरेक्ट ही है, लेकिन वो इनडायरेक्टली एंटी थ्रोम्बन 3 पे आके एक्ट करेगी। लो मोलिकुलर वेट इसको इस पे एक्ट करेगी। और इसका मेन इफेक्ट ये होता है कि ये मेनली आपके पास फैक्टर 10 को अफेक्ट करती है, कि फैक्टर 10 को इनहिबिट करती है। ठीक है, आपके पास मोस्ट कॉमनली लो मोलिकुलर वेट हेपरिन जो है वो आपके पास मोस्ट कॉमनली किस किस फैक्टर को इनहिबिट करती है, फैक्टर 10 को इनहिबिट करती है। एनोक्सापेरिन, ये ड्रग होती हैं लो मोलिकुलर वेट, एनोक्सापेरिन, ठीक है, और प्लस आपके पास डेल्टीपेरिन, डेल्टीपेरिन, और आपके पास फोंडापेरिनुक्स, फोंडापेरिनुक्स। ठीक है, ये आपके पास लो मोलिकुलर वेट हेपरिन है और ये मोस्ट कॉमनली आपके पास किसको, फैक्टर 10 को इनहिबिट करती हैं। जो नॉर्मल हेपरिन है आपके पास अनफ्रैक्शनड हाई मोलिकुलर वेट है, वो आपके पास मोस्ट कॉमनली फैक्टर 2 को इनहिबिट करेगी। दोनों पे इफेक्ट होता है लेकिन मोस्ट कॉमनली फैक्टर 2 को इनहिबिट करेगी। यहां तक बात हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट हमारे पास, एडवर्स इफेक्ट जितनी भी हमारे पास एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स है ना, जितनी भी हैं, तो अगर हम यहाँ पे बात करें ना एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स जो जितनी भी हमने लिखी हैं, सबका एक ही कॉमन साइड इफेक्ट है और वो है ब्लीडिंग। कोई भी है आपके पास, बेशक एंटी आपके पास प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट जो कि प्लेटलेट इनएक्टिवेटेड ड्रग्स हैं, वो बेशक आपके पास जो फाइब्रिन को इनहिबिट करती हैं वो, या बेशक आपके पास जो है थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स हैं, सबका आपके पास कॉमन साइड इफेक्ट होगा कि ब्लीडिंग, क्योंकि सारी की सारी जो थ्रोम्बस है उसको तोड़ रही है तो थ्रोम्बस टूटेगा, या क्लोटिंग फैक्टर जो है वो अगर इनहिबिट होंगे तो आपके पास क्या होगा कि ब्लीडिंग। तो इस वजह से सबका इसमें भी लिख देते हैं कि ब्लीडिंग जो है इसका साइड इफेक्ट है। उसके अलावा अगर कोई बंदा क्रोनिकली यूज कर रहा है ना, क्रोनिकली हेपरिन यूज कर रहा है तो ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, और फर्दर आपके पास ये है कि ये HIT करवाती है, हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेपरिन का तो पता चल गया, इंड्यूस मतलब कि करवा रही है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज प्लेटलेट,
प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो हिट है ना, हिट दो किस्म की होगी, दो किस्म की हिट होती है। हीमोलिटिक सॉरी हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टाइप 1 जो होगा ना, ये नॉन इम्यूनोजेनिक होगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि आपके पास ये वो टाइप है, डिक्रीज प्लेटलेट तब होंगी अगर आपके पास हेपरिन की वजह से प्लेटलेट की फॉर्मेशन डिक्रीज होगी है, प्लेटलेट प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो प्लेटलेट की प्रोडक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, ठीक है। ये तो है आपके पास टाइप 1। और इसका जो ऑनसेट होता है ना वो अर्ली होता है, मतलब कि अगर किसी बंदे को हेपरिन दी, हेपरिन इन्फ्यूज करवाई, वो हेपरिन पे है, तो सेकंड डे आपको क्या मिलेगा कि उसकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट जो होगा वो कम मिलेगा। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है आपके पास, 1,50,000, ठीक है, ये नॉर्मली होता है। तो अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि प्लेटलेट जो है वो कम हो रहे हैं। और आपके पास दूसरी कंडीशन ये होती है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो HIT2, और ये आपके पास इम्यूनोजेनिक होता है। बुक पे आपके पास जो पेज नंबर आई थिंक तो 440 है, फर्स्ट एड का 440, तो इसके साथ ना एमसीक्यूज लिख लें कि ये आपके पास कंफर्म एमसीक्यूज आएगा। फर्स्ट एड का पेज नंबर 440 खोलेंगे ना तो उस पे आपके पास ये HI2। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास अगर किसी बंदे ने हेपरिन ली है, हेपरिन, ठीक है, और साथ उसके, अब हुआ क्या कि प्लेटलेट में हमने कहा था कि दो टाइप्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक आपके पास अल्फा ग्रेन्यूल्स होते हैं और एक डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं। मैंने कहा था कि ये जो ग्रेन्यूल्स है ना, इनमें एक फैक्टर होता है जो कि उस दिन हमने बात की थी, मैंने कहा था मैं रिलेट करवाऊंगा, प्लेटलेट फैक्टर 4, फैक्टर 4, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो फैक्टर 4 होगा ना वो आपके पास इस हेपरिन के साथ बाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह, ये आपके पास है फैक्टर 4 और हेपरिन को हम इस तरह से बना देते हैं, ये आपके पास है हेपरिन, ठीक है, रेड वाली हेपरिन है, हेपरिन, और ये आपके पास है फैक्टर 4। अब ये दोनों क्या करेंगे कि ये दोनों बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये दोनों बाउंड होंगे, ठीक है, अब नॉर्मल, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होगा, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा। अगर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तो बॉडी की जो आर्मी है, मतलब कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम वो क्या करेगा कि इसको फौरी तौर पे जज करेगा, मतलब वो इसको रिकॉग्नाइज करके क्या करेगा, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना देगा। अब क्या हुआ कि ये हमारे पास थी हेपरिन और ये हमारे पास था प्लेटलेट फैक्टर 4, तो इसके खिलाफ बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने इन दोनों के खिलाफ एंटीबॉडीज बना दी, ये देखें, एंटीबॉडीज बना दी। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो एंटीबॉडीज बन गई हैं, अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया एक, ठीक है। कौन कौन सी चीजों का कॉम्प्लेक्स है कि इसमें पहले नंबर पे हेपरिन है, ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें क्या है, फैक्टर 4 है, प्लेटलेट से रिलीज हुआ है, और तीसरे नंबर पे इसमें क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स IG, ठीक है। अब ये तीनों चीजें, ये जो तीनों आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये आपके पास सर्कुलेट करेगा, और सर्कुलेट करता करता पता क्या होता है कि प्लेटलेट है ना, जो बॉडी में नॉर्मल प्लेटलेट है, ये नॉर्मल प्लेटलेट है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होगा, ये प्लेटलेट के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं FC रिसेप्टर। तो ये प्लेटलेट के ऊपर जो FC रिसेप्टर होता है ना, यही जो आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये इसके ऊपर बाइंड हो जाएंगी आके, यहाँ पे आके ये बाइंड हो जाएंगी। अगर यहाँ पे आके बाइंड हो जाएंगी तो इसके साथ साथ क्या अटैच है, ये आपके पास इसके साथ फैक्टर 4 भी अटैच है, और प्लस इसके पास हेपरिन भी है, ठीक है। और अब ये प्लेटलेट के ऊपर आके अटैच हो गया, तो अब नेक्स्ट दो काम होंगे। अब ये जो प्लेटलेट है, ये क्या करेगी कि ये प्लेटलेट फौरी तौर पे बॉडी पता क्या करेगी, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये जो आपके पास एंटीबॉडी होती है ना, ये अगर कोई भी चीज इस तरह से कैच करती हैं, उसको अपने शिकार में ले आती हैं, तो उसको शिकार को किधर लेके जाती हैं, स्प्लीन में, ठीक है, उसको स्प्लीन में लेके जाएंगे। तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ये स्प्लीन में जाएगा। तो स्प्लीन में क्या होता है, आपके पास मैक्रोफेजेस पड़े होते हैं, तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इनको खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर इनको खाना शुरू कर देंगे आपके पास, तो खाने की वजह से आपके पास ये जितनी भी प्लेटलेट बाइंड थी वो सारी की सारी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, तो डिक्रीज प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट काउंट कम होगा, पहली बात होगी। तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, साइटोपिनिया, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि कुछ तो आपके पास जो है वो स्प्लीन में मैक्रोफेजेस को खा सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ ये कंडीशन नहीं होती, हिट में आपके पास, हिट 2 में एक आपके पास थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलता है, दूसरा आपके पास क्या मिलता है, थ्रोम्बस भी मिलता है, थ्रोम्बस। और थ्रोम्बस क्यों होगा, क्योंकि ये आपके पास जब एंटीबॉडीज के ऊपर लगेगी तो ये प्लेटलेट को एक्टिवेट करवा देगी, और अगर प्लेटलेट एक्टिवेट हो गई, एक एक्टिवेट हुई है, एक प्लेटलेट पे तो नहीं आके जुड़ेगा ना ये आपके पास जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, बल्कि फर्दर एक और प्लेटलेट है उसके ऊपर भी आके इसी तरह से जुड़ सकता है। तो अगर ये भी एक्टिवेट हो चुकी है, ये भी एक्टिवेट हो चुकी है, तो दोनों के ऊपर कौन सा रिसेप्टर जो होगा वो एक्सपोज हो चुका होगा, GP2B3A, तो जिसकी वजह से आपस में क्लंपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये था कि ये जो
हेपरिन इंड्यूस बॉडी में जो ये रिएक्शन होता है ना, वो दो काम करवाता है, ठीक है। एक तो आपके पास क्या करवाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कि ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्प्लीन में जाता है और मैक्रोफेज इसको खाएंगे, और दूसरा आपके पास प्लेटलेट एक्टिवेशन की वजह से थ्रोम्बस बन जाता है। अब दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है, दो किस्म का थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। पहला डिफरेंस ये होगा कि जो आपके पास नॉन इम्यूनोजेनिक है उसमें विद नो थ्रोम्बस, विदाउट थ्रोम्बस के उसमें थ्रोम्बस नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट काउंट कम होंगी, और सेकंड डे दूसरे दिन हो जाएगा। और जो इम्यूनोजेनिक इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है उसमें आपके पास क्या होगा कि ये जो आपको मिलेगा ये फिफ्थ डे, मतलब अराउंड अबाउट एक हफ्ते के बाद ये कंडीशन जो है वो मिलती है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, इसको ट्रीट करने के लिए फौरी तौर पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि हेपरिन जो है वो फौरी तौर पे डिसकंटिन्यू, हेपरिन को नहीं देना भाई दोबारा से ज्यादा। हेपरिन अगर कोई बंदा यूज कर रहा है तो हेपरिन तो उसकी खत्म कर दी फौरी तौर पे। इसके साथ साथ हमारे पास ऊपर आ जाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर पे के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, अगर हमने ये कंडीशन की है तो अब हम ट्रीट भी करना चाहते हैं पेशेंट को, तो ट्रीट करने के लिए हम पता क्या करेंगे, हम उसको थ्रोम्बन इनहिबिटर दे देंगे। थ्रोम्बन, डायरेक्ट थ्रोम्बन इनहिबिटर, ये आपके पास है ना थ्रोम्बन जो कि फैक्टर 2 भी होता है, तो डायरेक्ट थ्रोम्बन इनहिबिटर आपके पास अर्गेट्रोबान उसको बोलते हैं, अर्गेट्रोबान, ठीक है। अर्गेट्रोबान ये डायरेक्ट थ्रोम्बन इनहिबिटर है। डायरेक्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये एंटी थ्रोम्बन 3 का जाके उससे मदद नहीं ले रहा, बल्कि डायरेक्टली थ्रोम्बन पे जाके लगेगा और उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक हो गया। तो दोबारा से हम अपनी डिजीज पे आते हैं, तो हमने क्या कहा कि हमारे पास एक तो हेपरिन की डिसकंटिन्यूशन और दूसरा अर्गेट्रोबान, अर्गेट्रोबान, और ये क्या है आपके पास फैक्टर 2 जो है ना, इस तरह लिख देता हूं, डायरेक्ट फैक्टर 2 इनहिबिटर है। ये इनहिबिटर का साइन होता है फैक्टर 2 इनहिबिटर। यहां तक बात हो गई है हमारे पास सारी हेपरिन के रिलेटेड। आखिरी बात ये है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो प्रेग्नेंट है तो क्या हम उसको हेपरिन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में ये जो हेपरिन है वो सेफ ड्रग है, ठीक है। और वारफरिन जो है वो नहीं देते क्योंकि वो अनसेफ होती है। अब दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि हमने क्या किया था, हम थ्रोम्बस को रोक रहे थे तो हमने क्या किया, ये दो ड्रग्स जो थी ना वो हमने पढ़ ली, हेपरिन और लो मोलिकुलर वेट हेपरिन। इसके बाद अब हम डिस्कस डिस्कस करते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर और डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर। डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जो है वो वही है, ये देखें, जो कि डायरेक्ट इसको इस पे आके लगेंगे और इसको इनहिबिट कर देंगे, डायरेक्टली इनहिबिट करेंगे। और इसमें आपके पास एक तो हमने पढ़ ली है अर्गेट्रोबान, डेबिगेट्रान, इधर मैं लिख देता हूं आपको, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, ठीक है। और इसमें हमारे पास कौन कौन सी हैं, अर्गेट्रोबान प्लस डेबिगेट्रान, डेबिगेट्रान और बिवेलिरुडिन, बिवेलिरुडिन, ठीक है। और ये जो डेबिगेट्रान है ना, इसके बारे में थोड़ा सा ये प्लस पॉइंट है कि ये आपके पास ओरल ड्रग होती है, ठीक है। डेबिगेट्रान जो है वो ओरल ड्रग है। इसको यूज क्या करना है, क्यों यूज करते हैं, पहली तो बात हमने पढ़ दी कि डायरेक्ट डायरेक्ट थ्रोम्बन इनहिबिटर जो है, अगर थ्रोम्बस हो रही है एचआईटी की वजह से तो हम इसको यूज करेंगे। इसके अलावा हम इसको यूज करते हैं अगर कोई बंदा जो है वो आपके पास प्रोफाइलैक्टिकली यूज करना चाहता है। प्रोफाइलैक्टिकली हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि अगर कोई बंदा एट्रियल फिब्रिलेशन का है, एट्रियल फिब्रिलेशन, तो फौरी तौर पे तो उसको क्लाट नहीं बनेगा ना। अगर एट्रियल फिब्रिलेशन उसको स्टार्ट हुई है तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास अभी 30 मिनट में ही उसको क्लाट बन जाएगा, तो ये आपके पास थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इस कंडीशन में प्रोफाइलैक्टिकली हम डायरेक्ट थ्रोम्बन इनहिबिटर ड्रग यूज करते हैं। और दूसरी बात ये, इसका साइड इफेक्ट जो है वो आपको पहले बता दिए कि साइड इफेक्ट सबका कॉमन है, कि साइड इफेक्ट इसमें क्या होगा कि ये ब्लीडिंग जो है वो काज करवाएगी सारी की सारी ड्रग। और अगर किसी बंदे को मतलब कि उसको ब्लीडिंग जो है वो रुक नहीं रही, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो रिवर्स इफेक्ट इसको, इसके एडवर्स इफेक्ट को ठीक करने के लिए फौरी तौर पे हम देते हैं इडारूसीजुमाब, इडारूसीजुमाब, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारे पास क्या करेगी कि अगर हम किसी को थ्रोम्बन इनहिबिटर दे देंगे तो वो आपके पास ब्लीडिंग को रिवर्स करने के लिए हम उसको फौरी तौर पे इडारूसीजुमाब ड्रग देते हैं, ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर, डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसमें जितने भी ड्रग हैं उन सब में आपके पास क्या आएगा, एक्स ए आएगा। तो डायरेक्ट 10 इनहिबिटर है फैक्टर 10, तो फैक्टर 10 आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास किधर इन्वॉल्व होता है। तो फैक्टर 10 ये आपको नजर आ रहा है,
फैक्टर 10। तो डायरेक्टली अगर इसको कोई ड्रग इनहिबिट करेगी तो वो आपके पास होंगे डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर। आपके पास एपिक्साबेन, ठीक है जी, एडोक्साबेन, एडोक्साबेन एंड प्लस रिवारोक्साबेन, रिवारोक्साबेन, ठीक है। तो सबको, इन सबको याद करने के लिए एक ही आपके पास निमोनिक है कि सब में 10A आ रहा है। एक्स जो 10 वो आपके पास कॉमन होता है ना, तो डायरेक्ट 10 इनहिबिटर सब में XA आएगा, ठीक है। और इसका भी साइड इफेक्ट जो है वो आपको पता है, कॉमन है, कि ये भी आपके पास क्या करवाएगी, ब्लीडिंग काज करवाएगी, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जितनी भी हमने बात की कि जैसे हेपारिन जो थी वो PTT इंक्रीज कर रही थी, इसी तरह से हमारे पास ये जो ड्रग है ये भी आपके पास क्या करेंगी, ये भी PTT को इंक्रीज करेंगी। इंट्रिंसिक फैक्टर में ज्यादातर इन्वॉल्व होती हैं, और आपके पास डायरेक्ट थ्रोम्बन इनहिबिटर जो है वो भी आपके पास PTT को इंक्रीज करेगी, ठीक हो गया। और डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर हमारे पास इसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए एंटी डेक्सनेट अल्फा, एंडेक्सा नेट अल्फा, ये आपके पास इसके इफेक्ट को रिवर्स करेगा। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही ना, किसी बंदे को फैक्टर 10 इनहिबिटर दिए, आपके पास एबिक्साबैन दिया है, तो उसके इफेक्ट हम के, हाँ, इस इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम ड्रग देंगे एंडेक्सानेट अल्फा। ये ड्रग होती है हमारे पास जो कि इसके इफेक्ट को रिवर्स करेगी। यहाँ पे एक आई थिंक सो कि मैं बात मिक्स कर गया हूँ। इसके लिए हमने कहा था कि इडारीसुजुमाब, एंडेक्सानेट, हेपारीन के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम ड्रग यूज करते हैं प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो ये है कि ये जो प्रोटामाइन सल्फेट होता है ना, ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जब हम इसको इंड्यूस करवाते हैं ना, तो हेपारिन जो होता है वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये हेपारिन के साथ फौरी तौर पे बाइंड कर जाता है, और उसको जो उसका सेलेक्टिव आपके पास टारगेट टिश्यू जो होते हैं ना, टारगेट सेल जिधर वो जाके काम कर रही होती है, उस पे लगने से पहले ही अपने साथ बाइंड कर लेता है, क्योंकि हेपारिन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटामाइन सल्फेट जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। तो हेपारिन के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए प्रोटामिन सल्फेट, और आपके पास थ्रोम्बिन के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हमारे पास इडारीसुजुमाब, और आपके पास जो फैक्टर 10 के इफेक्ट को इनहिबिट करने के लिए एंडेक्सानेट अल्फा, ये जो ड्रग होती हैं वो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास, इसमें शायद हमने नहीं लिखा, एक और ड्रग होती है जो कि आपके पास वारफरीन, वारफरीन, ठीक है। वारफरीन हम कब यूज करते हैं, ये मोस्ट कॉमनली, इसका जो इफेक्ट है ना वो आपके पास क्विक नहीं होता, बल्कि ये इसका लेट इफेक्ट आता है। जैसे हेपारिन हमने कहा ना कि वो फौरी तौर पे हम जैसे ही इन्फ्यूज करते हैं तो क्विक रिस्पॉन्स आता है, इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो आपके पास लेट होता है, और इसको ओरली यूज किया जाता है, ओरली, ठीक है। वो आपके पास आईवी थी। और फर्दर इसका प्लस पॉइंट, प्लस तो नहीं है, कि इसका डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी में आपने नहीं देनी, ये प्रेगनेंसी में इसको यूज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ये जो बातें हैं वो आपके पास तीनों एमसीक्यूज के लिहाज से हैं। लेट इफेक्ट में क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास प्रोफाइलेक्टिकली हम यूज कर सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन में, या अगर किसी पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री में डीप वेन थ्रोम्बोसिस था उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं इस लॉजिक के साथ। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने से पहले हमारे पास, हमें समझना पड़ेगा कि जो लीवर है, हमारे पास लीवर से, बाकी सारे क्लोटिंग फैक्टर तो लीवर से बनते हैं ना, लेकिन आपके पास कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि विटामिन के उनको एक्टिवेट करता है, ठीक है। विटामिन के चाहिए होता है उनको एक्टिवेट करने के लिए। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको विटामिन के चाहिए होता है, तो आपके पास फैक्टर 2, ठीक है, थ्रोम्बिन, फैक्टर 10, फैक्टर 9, एंड आपके पास फैक्टर 7। ये आपके पास वो फैक्टर हैं जिनको एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेशन के लिए आपके पास विटामिन के चाहिए। और इसके साथ साथ ये आपके पास कौन से हैं, ये कोआगुलेंट फैक्टर हैं। कोएगुलेंट, इनका क्या मतलब है कि ये सारे कोआगुलेशन में इन्वॉल्व हैं। फर्दर आपके पास कुछ और भी फैक्टर हैं जो कि प्रोटीन C और प्रोटीन 'S, ये भी आपके पास विटामिन के ही की प्रेजेंस में एक्टिवेट होते हैं, और ये जो हैं वो आपके पास क्या है, एंटी कोआगुलेंट है। ये बहुत अहम बात है, इसको आपने जरा गौर से सुनना है। अच्छा, अब होता कुछ इस तरह से है कि विटामिन के किस तरह से इसको हमारे पास एक्टिवेट करता है, ये प्रोसेस देखते हैं, फिर हम वारफरिन के प्रोसेस को देखेंगे कि उसका क्या काम है। विटामिन के आएगा, ठीक है जी, और आपके पास क्या करवाएगा कि ग्लूटामेट
रेजिड्यू जो होंगे उनको गामा कार्बोक्साइल ग्लूटामेट रेजिड्यू में बदल देगा। ठीक है। अच्छा, अब इस बात का क्या मकसद है? इस बात का मकसद ये है कि अगर मैं कहूं कि हमारे पास यहां पे एक क्लोटिंग फैक्टर पड़ा हुआ है, जिसको मैंने कहा कि ये आपके पास है फैक्टर 7, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, यहां पे इनएक्टिव पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसको एक्टिवेट करवाने के लिए पता क्या होगा, हमारे पास ये जो ग्लूटामेट रेजिड्यू होता है, इसका जो अगर हम केमिकली स्ट्रक्चर को देखें ना, तो इस ग्लूटामेट रेजिड्यू में हमारे पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप की एडिशन करवा देता है विटामिन के। मतलब कि यहाँ पे मैं एक सिंथेटिकली वैसे ही आपके पास समझाने के लिए बात कर लेता हूं, तो आपके पास होगा क्या कि यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप की एडिशन करवा देगा। जब कार्बोक्सिल ग्रुप एडिशन हो जाएगी, ठीक है, ग्लूटामेट रेजिड्यू में, तो ये आपके पास क्या करवा देगा, इनएक्टिव फैक्टर को एक्टिव फैक्टर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया। और ये जो काम हो रहा होता है वो आपके पास विटामिन के की प्रेजेंस में हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, विटामिन के की प्रेजेंस में किस तरह से होता है, विटामिन के इधर आएगा और वो क्या करवाएगा, यहां पे जो प्रोसेस करवा रहा होता है उसको बोलते हैं गामा कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन के कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड कर देता है ग्लूटामेट रेजिड्यू में। इनएक्टिव फैक्टर के ग्लूटामेट रेजिड्यू में आपके पास क्या करेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करेगा, जिसके नतीजे में जो आपके पास कोagulation फैक्टर होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो प्रोसेस ये हो रहा होता है गामा कार्बोक्सिलेशन। अब हम ये देखेंगे कि गामा कार्बोक्सिलेशन का जो प्रोसेस है वो टेक प्लेस कैसे होता है, कि वो फर्दर आपके पास क्या ऐसा प्रोसेस है कि जिसके नतीजे में हो रहा होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे दोबारा से बनाते हैं। हमारे पास एक इंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एपोक्साइड रिडक्टेज। एपोक्साइड रिडक्टेज, ठीक है जी। ये क्या करेगा, ये इंजाइम आपके पास विटामिन के को यहां पे, कि आपके पास यहां पे रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, रिड्यूस्ड विटामिन के। ठीक है। और जब ये रिड्यूस विटामिन के में कन्वर्ट कर देता है, करता किसको है, ऑक्सीडाइज्ड विटामिन के। ठीक है। यहां तक हमें बातचीत पता चल गई कि हमारे पास एपोक्साइड रिडक्टेज का क्या काम है, कि वो ऑक्सीडाइज विटामिन के को रिड्यूस विटामिन के में कन्वर्ट करता है। अब ऑक्सीडाइज विटामिन के हमारे पास कब होगा, ऑक्सीडाइज विटामिन के तब बनता है हमारे पास कि जब ये गामा कार्बोक्सिलेशन करवा देता है ग्लूटामेट रेजिड्यू की। किस तरह से, यहां पे हम बना लेते हैं कि यहां पे था हमारे पास ग्लूटामेट रेजिड्यू, ठीक है, और इसको क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया हमारे पास विटामिन के ने, किसमें, गामा कार्बोक्सिलेट कार्बोक्साइल ग्लूटामेट रेजिड्यू। ठीक है। जब ये काम इसने किया तो इसके नतीजे में खुद क्या हुआ, इसको खुद हमारे पास ये दोबारा से ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूस विटामिन के आया, उसने हमारे पास ग्लूटामेट रेजिड्यू को गामा कार्बोक्साइल ग्लूटामेट रेजिड्यू में कन्वर्ट किया और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। अब जब ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो खुद ऑक्सीडाइज जो है दोबारा से रिड्यूस फॉर्म में होता है, किस एंजाइम की मदद से, एपोक्साइड रिडक्टेज की मदद से। ठीक हो गया। अब हमारे पास काम तो विटामिन के कर रहा है, अब ये जो गामा कार्बोक्साइल ग्लूटामेट रेजिड्यूज ये जो एक्टिवेट हुआ है, ये आगे क्या करवाएगा, ये एक्टिवेशन करवाएगा। किस किस की एक्टिवेशन करवाएगा, फैक्टर 2 की, 7 की, ठीक है जी, 9 की और 10 की। ठीक है। और इसके अलावा प्रोटीन सी की और प्रोटीन एस की। अब हमारे पास ये जो एपोक्साइड रिडक्टेज है ना, ये हेल्प कर रही है विटामिन के को। अब वारफरिन जो होगी, वारफरिन आएगी और वारफरिन इसको इनहिबिट कर देगी, एपोक्साइड रिडक्टेज को। जब इसको इनहिबिट कर देगी तो आपके पास जो विटामिन के होगा वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में ही रह जाएगा। और ऑक्सीडाइज फॉर्म में जो विटामिन के होता है वो यूजलेस होता है। यूजलेस से मुराद ये है कि वो दोबारा से एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक रिड्यूस फॉर्म में नहीं होगा तो आपके पास जो ग्लूटामेट रेजिड्यू है वो उनको कार्बोक्सिलेशन नहीं होगी, अगर रिड्यूस फॉर्म में विटामिन के नहीं है। अब यहां तक बात होगी कि वारफरिन जो है वो एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। अगर वारफरिन एपोक्साइड रिडक्टेज को इनहिबिट करती है तो मेनली किन किन फैक्टर को आपके पास इनएक्टिवेट कर देगी, आपके पास फैक्टर 10 को, फैक्टर 9 को, फैक्टर 2 को, फैक्टर 7 को, इन सब को इनएक्टिवेट कर देगी। अगर इन सब को इनएक्टिवेट कर देगी तो हमारे पास ये जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर 7 मोस्ट कॉमनली किस में इन्वॉल्व होता है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर में। ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास अगर कोई बंदा
वारफरिन दे रहा है तो उसकी बॉडी में पीटी जो होगा वो इनहांस हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पीटी डिपेंड कर रहा होता है आपके पास एक्सट्रिंसिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। दोबारा से और इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि ये जो जितने भी फैक्टर जो होते हैं वो इनएक्टिवेट होते हैं ना, इन सब में से जो सबसे शॉर्ट हाफ लाइफ होती है ना वो फैक्टर 7 की होती है। ठीक है, फैक्टर 7 की हाफ लाइफ जो है वो सबसे छोटी है, मतलब 6 to 8 आवर। तो 6 to 8 आवर अगर कोई बंदा वारफरिन ले रहा है तो आपके पास अगर पहले से एक्टिवेट था, आपके पास जो ये फैक्टर थे पहले से एक्टिवेट थे, लेकिन आफ्टर 6-8 घंटे के बाद क्या होगा कि जितना भी फैक्टर 7 एक्टिवेट था वो दोबारा से एक्टिवेट तो नहीं हो सकता। तो अगर नहीं हो सकता तो यही आपके पास मेनली एक्सट्रिंसिक फैक्टर में इन्वॉल्व होता है। ऊपर दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं कि हम क्या बात करें। ये देखें, ये आपके पास था एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और फैक्टर 7 जो था वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है, जो कि सिंपल इस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसको आपके पास अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर फर्दर आपके पास प्रोग्रेस नहीं होगी और पीटी जो होगा वो इनहांस हो जाएगा। अब जहां पे 2-3 बातें हैं जो कि इसके साथ कंसेप्चुअल हैं, जो आपके एमसीक्यूज आता है, जरूर एमसीक्यूज आएगा, वो ये है। पहली बात तो ये है कि कॉमन साइड इफेक्ट आपको पता है सबका क्या है, कि ब्लीडिंग। ये तो आपको पता है कि सब के सब ब्लीडिंग करवाते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास क्या है कि स्किन नेक्रोसिस करवाता है। ये क्या बात है, स्किन नेक्रोसिस। तो स्किन नेक्रोसिस इस वजह से होगी। अब लेट ऑनसेट इसका क्यों है, तो इसके साथ इसको कंपैरिजन में लेके चलते हैं कि हमने कहा कि इसका क्विक ऑनसेट नहीं होता बल्कि लेट लेट ऑनसेट होता है, परफॉर्मेंस लेट होती है, क्योंकि हमने किसी बंदे को वारफरिन दी और वारफरिन ने आके लीवर पे काम किया, ठीक है, और लीवर को कहा कि भाई रुक जा, आगे कुछ ना बना, ठीक है, ना 2 बना, ना 7 बना, ना आपके पास 9 बना, ना 10 बना। लीवर ने कहा ठीक है मैं नहीं बनाता, और ना लीवर ने कहा मैं सी बनाऊंगा ना एस बनाऊंगा। लेकिन लेकिन लीवर यहाँ पे रेड फ्लैग दे रहा है। वो कह रहा है कि जो पहले से मैं बना के दे चुका हूं वो तो नहीं ना मैं पीछे वापस बुला सकता, मतलब ये तो आगे तो नहीं बनेंगे, लेकिन ऑलरेडी एक्टिवेटेड जो थे वो तो सर्कुलेशन में है ना। ऑलरेडी एक्टिवेटेड तो पहले से सर्कुलेशन में कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपके पास 2 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 10 भी है, ये तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड। नेक्स्ट बेशक एक्टिवेट नहीं होंगे, सी भी है और एस भी है। अब यहां पे बात ये है यहां पे बात ये है कि ये जो आपके पास सी और एस हैं वो हैं एंटी कोआगुलेंट, ठीक है, और आपके पास ये जो है ये कोआगुलेंट है, 2, 7, 9 और 10, मतलब ये कोआगुलेशन कराएंगे, मतलब कि ये थ्रोम्बस बनवाएंगे, और सी और एस जो हैं वो थ्रोम्बस बनने से रोकते हैं। तो अब ऐसी जो कंडीशन होती है, आफ्टर द एक्शन ऑफ द वारफरिन सबसे पहले आपके पास जो फैक्टर सी होता है ना, ये बॉडी में इनएक्टिवेट हो जाता है, ये इनएक्टिवेट हो जाता है। वाई इनएक्टिवेट, क्योंकि इसका जो हाफ लाइफ है वो कम है, इसकी हाफ लाइफ कम है। अगर इसकी हाफ लाइफ कम है तो सी तो उड़ गया, ठीक है, और प्रोटीन एस जो होता है विदाउट सी यूजलेस होता है, हम पिछले प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर चुके हैं। तो अगर आपके पास एंटी कोआगुलेंट फैक्टर सारी की सारी एंटी कोआगुलेंट एक्टिविटी सारी चली गई है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, बेशक फैक्टर 7 का भी हमने कहा कि हाफ लाइफ कम होती है, इसको भी बेशक उड़ा दो, लेकिन फिर भी आपके पास मेनली फैक्टर 2 कौन सा है, थ्रोम्बिन। फैक्टर 10 आपके पास मेनली जो कॉमन पाथवे में। तो अगर ये बाकी रह जाएंगे, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ ज्यादा होती है, इंक्रीज हाफ लाइफ, अगर इनकी हाफ लाइफ ज्यादा है तो इनकी हाफ लाइफ ज्यादा होने की वजह से जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड 2 और 10 है वो आपके पास क्या करवा देंगे, वो कोआगुलेशन करवा देंगे, और आपके पास मोस्ट कॉमनली इसी वजह से वारफरिन इंड्यूस स्किन निक्रोसिस मिलती है कि आपके पास जो वेसल्स हैं उनमें जो क्लॉटिंग है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द वारफरिन, ठीक है। तो इसको आपने इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ पता होना चाहिए आपको कि कौन सा फैक्टर जो था वो पहले गया, क्या बात थी, किस तरह से ये सारी बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट एक और बात है कि अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो इसको किस तरह से टैकल करना है। तो इसको टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सिंगल मोनोथेरेपी के साथ यूज नहीं करते वारफरिन। वारफरिन को हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। किस कॉम्बिनेशन के साथ हम यूज करते हैं, हेपरिन के साथ। और हेपरिन क्या करेगी, हेपरिन कहेगी फैक्टर 2 को बंद कर दो भाई, फैक्टर 10 को बंद कर दो, इसको एक्टिवेट नहीं होने देना, ठीक है। तो इसी वजह से हमने, अगर आपको लग रहा है कि वारफरिन की वजह से स्किन नेक्रोसिस हो सकती है तो साथ उसके फौरी तौर पे हेपरिन को इंड्यूस करना है फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते तक, ठीक है, 2-3 दिन तक, क्योंकि जितने ये आपके पास ऑन है, ये जितने ऑन फैक्टर पड़े हुए हैं वो ऑफ हो जाएं। तो ऑफ हो जाएंगे तो फर्दर फर्दर आपने ये आपके पास कंटिन्यू नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्दर वारफरिन आ जाएगी और वो अपना काम कर देगी। अच्छा, अब यहां तक जो हमने जितनी बातें अभी तक पढ़ी है ना, एक दफा बुक पे जाना लाजमी है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग बातें हैं, कि एक दफा आपको विजुलाइज हो जाए, आप लोग देख लें अपनी आंखों से, फिर उसके बाद थोड़ा सा ना आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये बात हमने की है फौरी तौर पे, जो की थी हमने, कि आपके पास जो रिड्यूस होता है ना, रिड्यूस विटामिन के जो एक्टिव होता है
वो खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, लेकिन जाते जाते क्या करवाता है, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज, ये जो विटामिन के डिपेंडेंट ये एक्टिविटी होती है ना इनएक्टिव, वो देख लें 2, 7, 9, 10 सी और एस, इन सब को एक्टिवेट में कर जाएगा। और सी एस जो है वो एंटी कोआगुलेंट है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो कोआगुलेंट फैक्टर हैं। और ये जो काम हो रहा होता है, रिड्यूस कर रही होती है दोबारा दोबारा से एपोक्साइड रिडक्टेज। तो वारफरीन आती है, वो कहती है कि चलो जी तुम ही बंद हो जाओ, तो ऑक्सीडाइज रह जाएगा जो कि एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यहां तक हमने बात कर ली। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बातें डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैक्टर 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एस, वो बात होगी। विटामिन के नहीं होगा तो बाकी काम भी नहीं। वारफरिन इनहिबिट्स विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। विटामिन के एडमिनिस्ट्रेशन कैन पोटेंशियली रिवर्स इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वारफरिन। ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि अगर किसी बंदे को वारफरिन का एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो आपने क्या करना है, उसको उसको विटामिन के देना है। अगर आप उसको विटामिन के देंगे तो विटामिन के देने की वजह से इसका जो इफेक्ट है वो रिवर्स किया जा सकता है। ठीक है। अब आपके पास इसके साथ आप क्या देंगे कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, पीसीसी दे सकते हैं। ठीक है। रिवर्स एक्शन ऑफ वारफरिन इमीडिएटली एंड कैन बी गिवन विद विटामिन के इन केस ऑफ सेवियर ब्लीडिंग। तो ये आपने कॉम्बिनेशन इस कंडीशन में देना है कि अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा सेवियर ब्लीडिंग हो रही है और आईएनआर जो है वो आपके पास 7 से एक्सीड कर गया। व्हाट इज आईएनआर? ये आपके पास होता है पेशेंट पीटी ओवर नॉर्मल पीटी। पीटी, व्हाट इज पीटी? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। पेशेंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अगर हमारे पास पेशेंट नॉर्मल पीटी कितना होता है 15, और आपके पास अगर पेशेंट है तो पेशेंट का पीटी भी आपके पास नॉर्मल आ रहा है 15, तो इन दोनों की रेशो कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर आई एन आर 1 से बढ़ रहा है तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे आपने चेक करते जाना है कि जो पेशेंट का पीटी है वारफरिन देने से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर 7 से ज्यादा बढ़ गया तो आपने फौरी तौर पे, और साथ ब्लीडिंग भी हो रही है, तो आपने दो काम करने हैं। एक तो उसको विटामिन के देना है साथ, ठीक है, इन केस ऑफ सवेयर ब्लीडिंग, और साथ फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देना है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में क्या होता है कि सारे के सारे कोagulation फैक्टर जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूनेट्स लैक इंटेरिक बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस विटामिन के। वो ये कह रहा है कि जो बच्चा जो पैदा होता है ना उसकी जीआईटी में हमारे पास गट बैक्टीरिया नहीं होते। ठीक है। स्टेराइल होती है उसकी, अभी गट पर उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस नहीं होने होते। और जो हमारे पास गट के बैक्टीरिया हैं वो मेनली प्रोड्यूस करते हैं विटामिन के। इसी वजह से अगर कोई पेशेंट एंटीबायोटिक्स ले रहा है ना तो एंटीबायोटिक भी जीआईटी के बैक्टीरिया को मारते हैं, और अगर जीआईटी के बैक्टीरिया मरेंगे तो विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी। कैसा कंसेप्ट है ये? बैक्टीरिया भी हमें हेल्पफुल देते हैं। अच्छा जी। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के ओवरकम न्यूनेटल डेफिशिएंसी। तो जो बच्चा पैदा होता है फौरी तौर पे उसको ना विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि विटामिन के उसमें कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि जीआईटी के बैक्टीरिया ने विटामिन के बनाना होता है और वो होते ही नहीं उसमें। सुप्रेशन ऑफ गट फ्लोरा बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डेफिशिएंसी। वही बात है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे तो वही काम हो जाएगा। फैक्टर 7 जो है वो उसका आपके पास शॉर्टर हाफ लाइफ है, सबसे कम होता है। फैक्टर 2 जो है वो आपके पास लॉन्गेस्ट है। तो दूसरा ये जो फैक्टर 2 है वो लॉन्गेस्ट है, जिसको थ्रोम्बिन कहते हैं, तो ये आपके पास ज्यादातर थ्रोम्बस में इन्वॉल्व होता है। एंटी थ्रोम्बिन इनहिबिट्स थ्रोम्बिन। ठीक है। और इसके अलावा फैक्टर 2 थ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बिन का नाम है फैक्टर 2, एंड फैक्टर 7, 9, 10, 11, 12 ये सब को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, जो एंटी थ्रोम्बिन है। और हेपरिन क्या करती है? हेपरिन इसको एक्टिवेट कर देती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि एंटी थ्रोम्बिन इन सब को इनहिबिट करती है और हेपरिन इसी को आके इंड्यूस कर देती है और इससे आगे इनहिबिट करवाती है। हेपरिन इनहांस द एक्टिविटी ऑफ एंटीथ्रोम्बिन। वही बात है, प्रिंसिपल टारगेट ऑफ एंटीथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10। तो मेन आपके पास इसका काम क्या होता है? मेन टारगेट जो होता है ना एंटीथ्रोम्बिन का, बाकी सबको बेशक करेगी लेकिन थ्रोम्बिन और फैक्टर 10 होता है। फैक्टर 5 लेडन म्यूटेशन प्रोड्यूस अ फैक्टर 5 रेजिस्टेंस टू इनहिबिशन बाय एक्टिवेटेड प्रोटीन सी। ये बात हमने पढ़ ली है। टीपीए टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर इज यूज्ड क्लिनिकली एज अ थ्रोम्बोलिटिक। तो ये बात अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, बिल्कुल 2-3 एमसीक्यूज इसमें से आ सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये सारी बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं कि वारफरिन किधर थी, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये देखें जी। वारफरिन इनहिबिट विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज बाय competing with vitamin K. Inhibition of vitamin K dependent gamma carboxylation of clotting factors and protein C and S. Metabolism affected by polymorphism in the gene for vitamin K epoxide reductase. अगर इसमें polymorphism मतलब जेनेटिकली म्यूटेशन है ना एपोक्साइड रिडक्टेज, तो इसमें म्यूटेशन आने की वजह से ये वारफरिन को काम नहीं करने देगा। ठीक है। ये एक अलग बात है कि अगर एपोक्साइड रिडक्टेज जो है ना इसमें म्यूटेशन आ चुकी है तो इस पे वारफरिन आके लगेगी लेकिन वो काम नहीं करने देगी उसको। ठीक है। इन लेबोरेटरी हैज अफेक्ट ऑन द एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो इसकी वजह से पीटी ही बढ़ेगा, वो बात मैंने बता दी, क्योंकि फैक्टर 7 मेनली इन्वॉल्व होता है।
ठीक है जी। तो ये एक निमोनिक है, इसको याद करने के लिए। क्लिनिक यूज, क्रोनिक एंटीकोagulation, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस होता है कि हम आपके पास अर्ली कॉन्शियस हो चुके हैं कि किसी को जो डिजीज है, मतलब पहले से ही उसको ठीक करने के लिए प्रोफाइलैक्टिकली, कि नेक्स्ट वो ना हो जाए। प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक इन एट्रियल फिब्रिलेशन, तो एट्रियल फिब्रिलेशन का भी मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसका क्रोनिक यूज है, एक्यूट यूज नहीं है। नॉट यूज इन प्रेग्नेंट पेशेंट, ये बात भी होगी क्योंकि आपके पास ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, और हेपरिन हम यूज करेंगे क्योंकि ये क्रॉस करेगी, हेपरिन क्रॉस नहीं करती। मॉनिटर पीटी और आईएनआर। पीटी क्यों बढ़ेगा? फैक्टर 7 को इनहिबिट करती है। आईएनआर का मैंने बता दिया कि पेशेंट रेशो ओवर आपके पास जो है नॉर्मल पीटी। ब्लीडिंग टेरेटोजेनिक इफेक्ट, तो आपके पास एक तो ब्लीडिंग है, वो तो सबका इफेक्ट है। ट्रेटोजेनिक इफेक्ट वारफरिन को प्रेगनेंसी में, वैसे तो यही बात है ना, प्रेग्नेंट में यूज नहीं करेंगे, इसका ट्रेटोजेनिक इफेक्ट आता है वारफरिन का। स्किन टिश्यू नेक्रोसिस, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ये जो बात है ना, ये बहुत अहम है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन जो है ना, वो क्या है? हमारे पास ये जो ड्रग है ना, वो मेटाबोलाइज होती है, कहाँ से मेटाबोलाइज होती है? इंजाइम P450। ठीक है। तो अगर कोई बंदा जो लीवर से इसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, अगर कोई बंदा साथ ऐसी ड्रग ले रहा है, वारफरिन ले रहा है, साथ उसने ऐसी ड्रग ले ली जो कि हमारे पास इस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है, मतलब कि इसको इनहिबिट कर रही है, हमने साथ कोई भी हमारे पास एंटी माइक्रोबियल हो सकती है, मेट्रोनिडाजोल, मैक्रोलाइड्स, ठीक है, जो कि इसको इनहिबिट कर रही थी। अगर इसको इनहिबिट कर रही थी तो इसने बॉडी से वारफरिन को एक्सक्रीट करना है, तो अब वारफरिन का जो इफेक्ट होगा वो इनहांस हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह ये बात थी। दोबारा से मैं बताता हूँ कि ये आपके पास, सॉरी, बुक पे थे हम बुक पे थे। मैंने कहा कि ये आपके पास साइटोक्रोम P450 इंजाइम से मेटाबोलाइज होती है। तो अगर कोई ऐसी ड्रग जो कि इस इंजाइम को इनहिबिट करती है, तो इसके नतीजे में वारफरिन की कंसंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो जाएगी, तो ये एडवर्स इफेक्ट काज करवा सकती है। अगर कोई ऐसी ड्रग की जो आपके पास P450 को इनहांस कर रही है, मतलब कि आपके पास फेनिटोइन है, फिनोबार्बिटोल है, रिफेम्पिन है, तो इसकी नतीजे में आपके पास क्या होगा कि वारफरिन का इफेक्ट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये फार्माकोलॉजी में लिखी हुई है बात, आप वहां पे देख सकते हैं। फर्स्ट एड में जिधर जनरल फार्माकोलॉजी लिखी हुई है, जिधर एंड हो रही है ना, तो वहां पे ये मेटाबॉल जो आपके पास ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है ना, वो सारी बातें लिखी हुई हैं, तो ये वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इनिशियल रिस्क ऑफ हाइपरकोगुलेशन, प्रोटीन सी हैज शॉर्टर हाफ लाइफ देन द फैक्टर 2 एंड 10। वही बात है सारी कि वो आपके पास फैक्टर सी पहले चला जाता है, 2 पीछे रह जाता है, तो जिसकी वजह से टिश्यू नेक्रोसिस हो जाएगी। हेपरिन ब्रिजिंग, हेपरिन फ्रीक्वेंटली यूज विद द स्टार्टिंग वारफरिन, कि अगर किसी बंदे को हमने वारफरिन शुरू करवानी है तो साथ हमने उसको हेपरिन देनी है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपरकोएगुलेबिलिटी स्टेट को कम किया जा सकता है। इनिशियल हेपरिन थेरेपी रिड्यूस रिस्क ऑफ रिकरेंस वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, वही बातें सारी। और इसके रिवर्सल के लिए हम क्या करेंगे? विटामिन के देंगे और साथ हम देंगे फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है, और प्रोटीन कंसंट्रेशन। अब हमारे पास जितनी हमने बातें अभी तक डिस्कस की है ना, उनमें से अहम बातें क्या हैं, जल्दी जल्दी से हम रिवाइज करते हैं कि हेपरिन को रिवर्स करवाने के लिए हमारे पास क्यों क्या था? हमारे पास प्रोटामाइन सल्फेट, उसके अलावा एंटी थ्रोम्बिन, आपके सॉरी एंटी थ्रोम्बिन नहीं, आपके पास थ्रोम्बन जो डायरेक्ट फैक्टर 2 को इनहिबिट करता था, उस फैक्टर को उसके इफेक्ट को रिवर्स करवाने के लिए कौन सी ड्रग थी? इडारोसीजुमाब, इडारोसीजुमाब। और उसके अलावा फैक्टर 10 इनहिबिटर के लिए, जो उसके फैक्टर को अगर ब्लीडिंग हो रही है तो अफेक्ट को रिवर्स करवाने के लिए हमारे पास क्या थी? कौन सी ड्रग थी? ठीक है। और इसी तरह से अगर किसी बंदे को वारफरिन इंड्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो क्या देंगे? विटामिन के, और साथ फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। तो ये इनमें से कोई भी एमसीक्यूज आ सकता है कि हमें पता होना चाहिए। ये किधर लिखे हैं? ये फर्स्ट एड पे लिखे हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूं। हेपारिन प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है जी, पॉजिटिव चार्ज पेप्टाइड दैट बाइंड नेगेटिव चार्ज हेपारिन। उसके अलावा वारफरिन, विटामिन के, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और प्रोटीन कंसंट्रेशन प्लस डेगिबेट्रान, इडारोसुजुमाब। ये आपके पास जो है थ्रोम्बन इनहिबिटर क्लास की एक ड्रग है। और फैक्टर 10 इनहिबिटर के इफेक्ट को रिवर्स करवाने के लिए एंडेक्सानेट अल्फा। तो ये आपके पास एमसीक्यूज है। ये यू वर्ड का एमसीक्यूज भी था, ये वाला जो था ना, एंडेक्सानेट अल्फा जो है वो हम कब यूज करते हैं? ठीक हो गया। तो ये उसमें भी आ सकता है, तो आप लोग देख सकते हैं। एनएलई में भी आ सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास हेपरिन। तो हेपरिन और वारफरिन, हेपरिन हमारे पास आईवी यूज कर सकते हैं, मैंने कहा कर सकते हैं, ठीक है। साइट ऑफ एक्शन किधर होगा? डायरेक्ट ब्लड में। और इसका ऑनसेट जो है वो रैपिड है, वही बात की हमने। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है आर्स है, ठीक है जी। और मॉनिटरिंग क्या करेंगे? पीटीटी। और क्रॉस प्लेसेंटा नो, तो प्रेगनेंसी में सेफ है। ये बातें सारी हो गई हैं, रिवाइज करवा रहा हूँ। वारफरिन ऑरली यूज करते हैं, एक्शन किधर है? लीवर में है, गामा कार्बोक्सीलेशन। और स्लो, लिमिटेड बाय हाफ लाइफ ऑफ नॉर्मल क्लोटिंग फैक्टर, वही बात है जी, ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो होता है। और फर्दर आपके पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन डेज है।
और हम क्या मॉनिटर करेंगे, पीटी, क्योंकि एक्सट्रिंसिक फैक्टर मेनली इन्वॉल्व होता है, और आईएनआर, और टेराटोजेनिक यस, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ये आप पढ़ लीजिएगा, वही बातें, ये थ्रोम्बिन इनहिबिटर हैं और ये आपके पास हैं फैक्टर 10 इनहिबिटर हैं। अच्छा, यहां से बात, ये हमने बात यहां पे की थी कि वार जो आप हमारे पास हेपरिन है, उसका एंटी थ्रोम्बिन है, डिक्रीज द एक्शन ऑफ प्राइमरी फैक्टर 2 और फैक्टर 10, ठीक है। किस तरह से एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन, एंटी थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है। इमीडिएट, इमीडिएट मतलब कि हम एक्यूट के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अब एक और आपको थोड़ी सी जनरल नॉलेज में इजाफा करते हैं। अगर कोई बंदा ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं ना, हम, आप सर्जन है अब, ठीक है जी, सर्जन है और आप इतने आला सर्जन है कि आप ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं ना, तो आपने क्या किया है कि आपने हार्ट को ट्रांसप्लांट करना है। तो हार्ट को ट्रांसप्लांट करने के लिए आपने बाकी की जो सर्कुलेशन होती है ना, बाकी जो ब्लड है, बाकी जो ब्लड है वो आप मशीन के जरिए ना मैकेनिकली असिस्ट कर रहे होते हैं उसकी सर्कुलेशन को, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिकली उसको असिस्ट कर रहे होते हैं, हार्ट तो नहीं है, हार्ट पंप करता है ना पूरे ब्लड को, तो अगर आप उसको कर रहे हैं, मैकेनिकली असिस्ट कर रहे हैं, तो आप उसको हेपरिन देते हैं ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो हेपरिन दे रहे हैं ताकि कोagulation ना हो जाए, एंटी कोagुलेंट है ना, कि बंदे का जो हार्ट है वो तो बाहर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो कि क्लॉट ना बन जाए। और करते क्यों हैं, एक तो इसका इमीडिएट इफेक्ट होता है और इसका रिवर्सल भी इमीडिएट है, कि मतलब हमने क्या किया कि हमें ऐसा लगा कि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ गया, कि मतलब पी टी टी जो बढ़ रहा है, तो फौरी तौर पे हम प्रोटामाइन सल्फेट देंगे। तो जैसे ही प्रोटामाइन सल्फेट देंगे तो इसका इफेक्ट जो होगा फौरी तौर पे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्जरी के रिलेटेड एमसीक्यू से आपको आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो ये जितनी भी ड्रग है ना, इनको एंड पे मैं बताऊंगा, उससे पहले ये थ्रोम्बोलिटिक जो है ना, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, फिर आखिर में उस पे आते हैं। थ्रोम्बोलिटिक्स, तो ये थ्रोम्बोलिटिक्स जो ड्रग है ना, ये मेनली क्या करेंगी कि जो पहले से बना हुआ है उसको तोड़ेंगी, कि क्लॉट बना हुआ है उसको अब हमने तोड़ना है। तो ये जो हमारे पास पाथवे होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले प्लाज्मिनोजेन, प्लाज्मिनोजेन जो है वो कन्वर्ट होता है हमारे पास प्लाज्मिन में, ठीक है। और प्लाज्मिन क्या करता है कि प्लाज्मिन दो काम करेगा। एक तो हमारे पास जो फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन जो है इसको तोड़ेगा, और दूसरा हमारे पास जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन है इसको तोड़ेगा, ठीक है। अगर फाइब्रिनोजेन को तोड़ रहा है तो इसके नतीजे में क्या होगा, फाइब्रिन डिग्रेड प्रोडक्ट्स। और अगर फाइब्रिन, ये जो आपके पास क्लॉट बन चुका है, फाइब्रिन मेनली क्लॉट में फाइब्रिन इन्वॉल्व होता है, तो इसके नतीजे में हमें क्या मिलेंगे, डी डाइमर्स, डी डाइमर्स, ठीक है। अब ये जो पाथवे होता है ना, वो आपके पास क्या होता है, एज अ कंपनसेटरी पाथवे होता है। मतलब नॉर्मल क्लॉट बना, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन थी, ठीक है, यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे क्लॉट बना, और इस क्लॉट को हमारे पास प्रिसाइज करने के लिए कि भाई इतना ही चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, ओवर जो क्लॉट होगा ना उसको तोड़ने के लिए ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ये बॉडी में नेचुरल प्रोसेस होता है जो कि रन हो रहा था, ठीक है। तो जो कि प्लाज्मिनोजन एक्टिवेट करता है। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास हम कुछ ऐसे ड्रग्स यूज करते हैं जो कि इस पाथवे को एक्टिवेट करवा दे, एक्टिवेट करवा दे। और जो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो गई है कि जैसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, या अर्ली एमआई है, कि ऐसी कंडीशन ईसीजी पे आपके पास स्टेमी एसटी एलिवेशन, ठीक है, वो मिल रही है, ऐसी कंडीशन में हम थ्रोम्बोलिटिक्स जो ये ड्रग है ना वो यूज करते हैं। अब ये यूज करने के लिए हमारे पास जो ड्रग है वो क्या है, हम यूज करते हैं रेटिप्लेस, एल्टीप्लेस, ये क्या है, एल्टीप्लेस, रेटिप्लेस, रेटिप्लेस, ठीक है। तो ये सेम आपके पास जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है ना, उसी की तरह काम करेंगे, जो कि इसको एक्टिवेट करवाता है, ठीक है। टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर सेम आपके पास वैसे ही काम करेंगे, और इस प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट कर देंगे, और प्लाज्मिन क्या करेगा कि ये फाइब्रिन को तोड़ेगा, और फाइब्रिन अगर टूटेगी तो डी डाइमर्स बनेंगे। यहाँ पे एक और एमसीक्यू, पहले रुके रुके पहले यहाँ पे, ये बात आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास जो एमसीक्यूज आता है इस टॉपिक के रिलेटेड वो ये है कि इसके इफेक्ट को, थ्रोम्बोलिटिक अगर प्लाज्मिन के इफेक्ट को रिवर्स करवाना है, हमने यूज कर लिया इसको अर्ली एमआई में, ठीक है जी, ईसीजी पे हमारे पास अब नॉर्मल फाइंडिंग मिल रही थी, अर्ली इस्कीमिया अगर हम डायग्नोज कर पाए, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन में तो हमने फौरी तौर पे थ्रोम्बोलिटिक उसको दे दिए कि जितना भी थ्रोम्बस बना है वो डिसॉल्व हो जाए। लेकिन हमारे पास इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, ब्लीडिंग। वो वही बात है कि ब्लीडिंग सारे के सारे करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ना कुछ कंडीशन में ये आपके पास थ्रोम्बोलिटिक जो है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस कंडीशन में है, कि पोस्ट ऑपरेटिव,
पोस्ट ऑपरेटिव, अगर किसी बंदे को सर्जरी हुई है तो उसको नहीं दे देना भाई, इतना बड़ा कट लगाया है उसके, ठीक है, उसको कट लगा के बड़ी मुश्किल से उसकी हीलिंग हो रही है, और आपने ऊपर से उसको थ्रोम्बोलिटिक, मतलब कि हम इधर से पढ़ के गए हैं किर्गिस्तान से, तो साथ ही हमने उसको थ्रोम्बोलिटिक यूज करवा दिए, चला दिए कि चलो जी आधी सर्जरी हुई है और शुरू कर दो, तो वो जितना भी क्लॉट बना होगा वो सारे का सारा रप्चर हो जाएगा और फौरी तौर पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। पोस्ट ऑपरेटिव नहीं यूज करने। और अगर किसी बंदे को पोस्ट हिस्ट्री है कि उसको, आपके पास ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपने यूज नहीं करने। अगर हमारे पास क्या है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, तो इसके इफेक्ट को रिवर्स करवाने के लिए हमारे पास कौन सी एंटी रिवर्सल ऑफ प्लाज्मिनोजेन है हमारे पास, कि हम यूज करते हैं अमाइनो कैपरोइक एसिड। ये एमसीक्यूज आएगा, अमाइनो कैपरोइक एसिड, ये एमसीक्यूज है, इसके साथ ना बुक पे भी मेंशन कर लें, और साथ ट्रांस ट्रान एक्जेमिक एसिड, ट्रान एक्जेमिक एसिड, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट एड का जो पेज है ना 452, वहां पे ये लिखा हुआ है, और ये दोनों एमसीक्यूज हैं कि अगर आपके पास किसी ने थ्रोम्बोलिटिक यूज किए हैं और उसको एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसको, अब उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे, अमाइनो कैपरोइक एसिड, ट्रांस एक्जामिक एसिड। अब जो सारे के सारे रिवर्स इफेक्ट हैं जिनके किस तरह से करने हैं, सारी ड्रग का मैंने बता दिया, ये आपको याद होना चाहिए, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। यहाँ पे मैं ये बात करने लगा था कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि अब नॉर्मली प्लाज्मिन का लेवल जो होता है वो बॉडी में एक्सेस में आ जाता है खुद ब खुद। जैसे कि हमने बात की थी कि कुछ कैंसर हैं, कुछ कैंसर हैं जो कि प्लाज्मिन को एक्टिवेट करवाते हैं, ठीक है, प्लाज्मिन एक्टिवेट कर देते हैं, कुछ कैंसर हैं, तो जिसके नतीजे में क्या होगा कि फाइब्रिनोजिन की डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाएगी, एफडीपी ज्यादा मिलेंगी। अब मैं इस पे क्यों थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं, अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो आपने टेस्ट किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ब्लड में सिर्फ और सिर्फ फाइब्रिन डी ग्रेड प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, लेकिन डी डाइमर्स नहीं मिल रहे, डी डाइमर्स नहीं मिलेंगे अगर सिर्फ प्लाज्मिन की एक्टिविटी ज्यादा होगी। आपके पास डी डाइमर्स तब मिलेंगे जब क्लॉट टूटता है। अदर देन क्लॉट, अगर किसी बंदे को डीप वेन थ्रोम्बोसिस था या किसी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म थी, तो ऐसी कंडीशन में तो आपको ब्लड में डी डाइमर्स मिल सकते हैं, ठीक है, क्लॉट बना, क्लॉट टूटने की वजह से आपके पास डी डाइमर मिलते हैं। अगर क्लॉट नहीं टूट रहा, वैसे ही जो बॉडी में फाइब्रिनोजिन है, ये प्लाज्मिन जो है वो वैसे ही फाइब्रिनोजिन को तोड़ता रहता है। तो अगर सिंपल फाइब्रिन डी ग्रेड प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि बिल्कुल भी आपको डी डाइमर्स नहीं मिलेंगे, और इसकी ये एक और कंफर्मेटरी कंडीशन हो जाएगी कि आपको कोई भी क्लॉट नहीं है, ऐसे पेशेंट की बॉडी में क्लॉट नहीं बना हुआ, बल्कि वैसी प्लाज्मिन की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास सारी की सारी थ्रोम्बोलिटिक और जो हमने कोagulation फैक्टर के रिलेटेड बातें थी वो कर ली हैं। हमारे पास ये पाथवे भी हो गया, कंफर्म हो गया, और ये थ्रोम्बोलिटिक, ये प्लाज्मिन जो था ये भी हमने बात कर ली है, ठीक है। यहाँ पे वारफरिन लिख देते हैं, वो हमने लिखी नहीं थी, तो वारफरिन भी इसमें होती है। अब सिर्फ और सिर्फ ये रह गया कि प्लेटलेट एक्टिवेशन को कैसे रोकना है। ये बिल्कुल ही आसान बात है, एक मैं डायग्राम बनाता हूँ और उस पर सारे आपको बता देता हूँ। हमारे पास ये जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं P2Y12, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं जिनको हम कहते हैं GP2B3A, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो प्लेटलेट है, इसकी जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन आपके पास सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। तो हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास क्या, थ्रोम्बोक्सिन को भी रिलीज करवाती है, ठीक है। अगर हम बात करें ना, ये चलो रेड से बना देते हैं कि इसकी जो मेम्ब्रेन है, तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है, और फॉस्फोलिपिड में से हमारे पास हमने क्या निकाला, थ्रोम्बोक्सिन, TOX लिख देते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट ऐसी कंडीशन है कि अगर हमारे पास इंट्रासेलुलरली डिक्रीज साइक्लिक एएमपी, इस साइक्लिक एएमपी का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये भी प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, ये भी एक्टिवेट कर देंगे। अब यही जो पाथवे हैं इन्हीं को इनहिबिट करते जाना है, और हमारे पास जो ड्रग है वो आती जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास होता कुछ इस तरह से कि प्लेटलेट के ऊपर ये वाला जो आपके पास रिसेप्टर होता है ना P2Y12, इधर आके लगता है एडीपी, एडीपी, और ये एडीपी आता पता किधर से है, और एक और प्लेटलेट होती है, एक प्लेटलेट नहीं होती है आपके सर्कुलेशन में, जब आपके पास वॉन विलीब्रेंट फैक्टर के साथ, वॉन विलीब्रेंट फैक्टर जो है उसके साथ GP1 भी आके लगेगा, तो ये एडीपी को रिलीज करवाएगी, और एडीपी फर्दर नेक्स्ट आपके पास प्लेटलेट पे लगेगा। तो इस एडीपी रिसेप्टर पे अगर हम एडीपी की जगह ड्रग लगा दें, कौन कौन सी, क्लोपिडोग्रिल, प्रेजोग्रिल, टिकोग्रिल, ये सारी जो ड्रग हैं वो आपके पास क्या करेंगी कि इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर देंगी। कौन कौन सी ड्रग है मैं लिख देता हूं आपके पास, क्लोपिडोग्रिल,
ठीक है। उसके अलावा हमारे पास प्रेजोग्रिल, तो ये अब हमारे पास अगर एडीपी नहीं लगेगा तो एडीपी लगने की वजह से नेक्स्ट ये काम होना था कि आपके पास ये जो प्रोटीन मैंने ग्लाइकोप्रोटीन बनाई थी, जब एडीपी इधर आके लगता है तो इंट्रा सेलुलर साइक्लिक एएमपी का लेवल कम होता है और फर्दर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ना वो आपके पास एक्सपोज हो जाती है इसके सरफेस के ऊपर। और ये क्यों एक्सपोज होती हैं? ताकि नेक्स्ट प्लेटलेट को अपने साथ अटैच कर सकें। सेम सेम ग्लाइकोप्रोटीन उसके सरफेस पे भी एक्सपोज हो जाती हैं। एक बात होगी, एक क्लास हमने पढ़ ली, इसको हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास फोस्फोडाइईस्ट्रेज इनहिबिटर, फोस्फोडाइईस्ट्रेज 3 इनहिबिटर, ये हमारे पास क्या करेंगे कि ये साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज करते हैं, मतलब कि साइक्लिक एएमपी को टूटने नहीं देते, साइक्लिक एएमपी की हाइड्रोलाइसिस नहीं होने देंगे। अगर बॉडी में साइक्लिक एएमपी ज्यादा रहेगी, इंक्रीज साइक्लिक एएमपी, तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज रहने की वजह से प्लेटलेट जो होगी वो इनएक्टिवेट रहेगी। प्लेटलेट तभी एक्टिवेट होती है जब बॉडी में साइक्लिक एएमपी का लेवल जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और इसकी जो हमारे पास ये ड्रग है जो कि साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ा देती है, आपके पास किलोस्टाजोल और प्लस हमारे पास डाइपाइरेडामोल, डाइपाइरेडामोल, ठीक है। ये है हमारे पास ड्रग। दो क्लासेस हमने देख ली हैं। एंड पे हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग हैं जो कि डायरेक्ट हमारे पास GP2B, ये जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है ना, इन पे आके अटैच हो जाएंगी और आपके पास ये जो रिसेप्टर है इनके साथ फर्दर क्या होना होता है कि इसके साथ जो नेक्स्ट प्लेटलेट है ना, यहाँ पे मैं बनाता हूँ कि हमारे पास ये एक ग्लाइकोप्रोटीन 2B3 है और दूसरी है, और इसके दरमियान लगनी होती है फाइब्रिनोजन। तो ये आपके पास मोस्ट कॉमनली इनको कहा जाता है फाइब्रिनोजन के रिसेप्टर। तो ये जो फाइब्रिनोजन के रिसेप्टर है ना, इनको इनहिबिट कर दिया जाता है। जो ड्रग्स हैं आपके पास वो हैं टीरोफिबान और प्लस हमारे पास एप्टीफिबाटाइड, ठीक हो गया। तीसरी क्लास हमने देख ली। आखिरी जो बात है हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन A2। तो थ्रोम्बोक्सिन हमारे पास, थ्रोम्बोक्सिन A2 को किस तरह से, ये मैंने बात की थी ना ये आपके पास मेम्ब्रेन की। तो मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड। तो अगर हम एक लिपिड की बात करें, ये हमारे पास है एक लिपिड, तो एक लिपिड को तोड़ा और एक लिपिड में से हमारे पास क्या होता है कि इसमें से हम निकालते हैं अरेकिडोनिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे एक एंजाइम यूज होता है जिसको बोलते हैं फोस्फोलाइपेज A2। फोस्फोलाइपेज A2 क्या करेगा कि फोस्फोलिपिड को कन्वर्ट कर देगा अरेकिडोनिक एसिड में, और अरेकिडोनिक एसिड फर्दर दो पाथवे में कन्वर्ट होता है। एक हमारे पास होता है कॉक्स पाथवे, ठीक है जी, और हमारे पास दूसरा होता है लॉक्स पाथवे, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम एक्टिवेट करता है लिपोऑक्सीजिनेज, और कॉक्स पाथवे में इन्वॉल्व होता है लिपो साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। और आपके पास ये जो कॉक्स होगा, कॉक्स फर्दर आपके पास क्या करवाता है, क्या क्या देता है फर्दर प्रोडक्ट? प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन भी देता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी, और उसके अलावा हमारे पास थ्रोम्बोक्सिन भी, थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो कॉक्स है ना, इसको इनहिबिट कर देती है। और कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं? एस्पिरिन। एस्पिरिन इस कॉक्स को बंद कर देगी और इसके नतीजे में आपके पास फर्दर थ्रोम्बोक्सिन जो है वो रिलीज नहीं होगा। और इस थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या होता है कि ये आपके पास एक तो प्लेटलेट की एक्टिवेशन करवाता है, और दूसरा हमारे पास वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यों करवाता है? ताकि फर्दर इस तरफ जो ब्लड है वो, उसकी जो सर्कुलेशन है वो ज्यादा ना हो, क्योंकि हमारे पास अगर क्लॉट बनना शुरू हुआ है ना तो सर्कुलेशन को डिक्रीज किया जाता है, ब्लड फ्लो कम हो, और दूसरा प्लेटलेट एक्टिवेशन करवाता है। तो आपके पास जब कॉक्स को इनहिबिट कर दिया जाएगा, एस्पिरिन हम यूज करते हैं, और इसके नतीजे में आपके पास जो थ्रोम्बोक्सिन है वो रिलीज नहीं होता और प्लेटलेट की एक्टिवेशन ही नहीं होती, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं बुक पे।